मैं हूँ आरजे आफरीन और आज से मैं आप लोगों के साथ एक बेहद ही खूबसूरत कहानी दिल कभी मेरा कभी तेरा सुनाने वाली हूँ, जिसे लिखा है एस साहिल ने। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले भाग की। आह! किचन में काम करती हुई प्रीति के मुंह से आवाज़ आई, शारदा जी, क्या कर रही हो? कितनी बार बोला है ध्यान से किया करो, किसी काम की नहीं हो। प्रीति झुकी हुई नज़रों से, माफ़ कीजिएगा, अब से नहीं होगा। शारदा जी, हाँ ठीक है, अब काम ख़त्म करो और जाके तैयार हो जाओ। प्रीति बस हाँ में मुँह हिला देती है। शारदा जी वहाँ से बाहर आ जाती है। प्रीति नज़र उठाकर पूरा किचन देखती है। उसके बेसिन में बहुत से गंदे बर्तन थे, लगभग 12 आदमियों के। फ्लोर पे चाय के धब्बे थे, स्लैब पूरा बिखरा हुआ था। बाहर से एक तेज़ भारी आवाज़ आई, ओ भाभी, अब बहू बनी हो तो काम तो करना ही होगा, शुरू हो जाओ। प्रीति दुल्हन के जोड़े में ही काम करना शुरू करती है। वो पहले बर्तन धोती है और फिर स्लैब साफ़ करती है, फिर पानी डालकर पूरा किचन साफ़ करती है। थक हार कर वो अपने रूम में जा ही रही होती है कि दरवाजे पे बेल बजती है। फिर वही आवाज़ आती है, ओ भाभी, देखो दरवाजे पे कौन है। प्रीति हल्के कदमों से बाहर आती है। घर 2 ही कमरों का था और एक छोटा सा हॉल था। प्रीति नज़र भर हॉल को देखती है, जिसमें वो आवाज़ देने वाली लड़की कृति, उसकी सास शारदा जी, उसकी ननद कल्याणी और उसका पति श्याम, जो कि प्रीति को अपनी गंदी नज़र से देख रहा था। प्रीति के 2 देवर प्रेमम और रीत, प्रेमम की पत्नी सरिता और उसके 3 बच्चे गोलू, बंटी और मिष्टी होते हैं। एक छोटे से हॉल में इतने लोग बेढंग तरीके से बैठे हुए थे और बेल एक बार फिर बजता है। प्रीति उसकी ओर नज़र हटाकर दरवाजे खोलने आती है। राजीव गुस्से से, कितनी बार कहा है तुम्हें, इतना देर लगता है दरवाज़ा खोलने में। प्रीति एक हैरानी भरी नज़रों से राजीव को देखती है और बोलती है, राजीव। राजीव उसको हटाकर अंदर आता है और साइड रूम में चला जाता है। शारदा जी, अब खड़ी क्या हो, वहाँ से खाना बनाने जाओ। प्रीति हिम्मत करके, मैं? शारदा जी तेज़ में, नहीं तो क्या मैं बनाऊँ इस उम्र में। कल्याणी, भैया भैया। राजीव कपड़े बदल कर बाहर आता है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? कल्याणी, देखो ना, ये बोल रही है माँ को खाना बनाने को। प्रीति डरते हुए, नहीं। राजीव, तो क्या मेरी माँ झूठी लगती है? प्रीति किचन में आकर खाना बनाने लगती है, लेकिन घर में सबका वही बर्ताव होता है। खाना अच्छा ही था, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ गलती निकाल दी और बर्तन वहीं पे छोड़ दिया। शारदा जी, ओए लड़की, ये सब साफ कर देना। प्रीति फिर से साफ करती है, इस बार हॉल को भी, फिर बर्तन धोती है और खुद के लिए सब खाना निकालने जा ही रही होती है कि उसको नज़र आती है कि खिड़की से एक बिल्ली ने खाने में मुंह डाल दिया है। वो आधा ही गिलास पानी पीकर अपने रूम में आती है। कमरे में एक छोटा सा बेड और एक छोटा सा शीशा रखा हुआ था। ज़्यादा जगह नहीं थी। ज़मीन में तीनों बच्चे सोए हुए थे और बिस्तर पर राजीव। प्रीति धीमी आवाज़ से, सुनिए। राजीव को कोई भी जवाब नहीं देता। प्रीति एक बार फिर उधर इधर देखती है। आखिर में वो बच्चों के बगल में बची हुई छोटी सी जगह पर अपनी पूरी तरह से थका हुआ शरीर लेके लेट जाती है। कौन ही सोच सकता था कि शादी के 1 मिनट बाद ही प्रीति की ज़िंदगी इस हद तक बदल जाने वाली है। प्रीति नम आँखों से अपने बीते हुए कल को याद करने लगती है। लगभग शादी के 10 दिन हो चुके थे। सब कुछ पहले दिन से ही प्रीति राजीव के बदले हुए अंदाज से बहुत ही हैरान थी। अब तो वो उसे राजीव के होटल में वेटर जैसे सबका ऑर्डर लेना पड़ता है और खुद को गंदी नज़रों से बचाने का काम भी करना पड़ता था। सुबह के 5 बज रहे होते हैं। घर में सभी लेकिन प्रीति की आंखों से मानो नींद कोसों दूर चली गई थी। वो साइड में ही बैठी होती है। उसकी खामोशी और आंखों से गिरते बेहिसाब पानी ये साफ ज़ाया कर रहे थे कि उसने अपने इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। प्रीति खुद से कहाँ गलत थी जो इस इंसान मुझे शादी करने से पहले इतना अलग था, वो अब
ऐसा हो गया है, कभी सोचा ही नहीं था। अतीत के दिनों को याद करते हुए एक लड़की बस के लिए रोड पे भागी जा रही होती है। लड़की, कितनी बार बोला है तेरे को जल्दी निकलो, पर नहीं। अब देख, जा रही है ना तेरी बस। प्रीति तेज आवाज़ लगाते, ओ ड्राइवर भैया रुक जाओ ना, रुको तो। बस की स्पीड अब कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, इसलिए वो वहीं रुक जाती है और साइड में लगे टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ पहले ही से कुछ लोग बैठे हुए थे। वहीं उसने राजीव को पहली बार देखा था, जब वो किसी छोटे बच्चे की मदद कर रहा होता है। प्रीति अपने ख्यालों से बाहर आती है और ख़ुद को सोचते हुए, आखिर हम लड़कियाँ कभी कभी इतनी ही स्टूपिड होती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। बस अपने मन के में एक राय बना लेते हैं, फिर किसी की भी नहीं सुनते, उसे नहीं बदलते। मामा जी ने भी मुझे कितना समझाया था, मगर मैं वो इधर उधर नज़र घुमाती है। उसे सामने ही चार्ज पे लगा हुआ राजीव का फ़ोन नज़र आता है। प्रीति खुशी से एक बार मामा जी को फ़ोन करके बात करके देखती हूँ ना। वो नंबर डालती है, इंतज़ार करने लगती है। बेल रिंग जा ही रही होती है पर जवाब नहीं आता। प्रीति उदास हो जाती है। एक बार और ट्राई करती हूँ, शायद मामा जी सो रहे हो। वो कॉल लगाने ही लगती है। जैसे जैसे फ़ोन की रिंग हो रही थी, उसके दिल में एक तूफ़ान सा उठे जा रहा था। उधर से एक आवाज़ आती है, हेलो, कौन है? प्रीति धीरे से, मामा जी। मामा जी उधर खुश होगी वहाँ, तो हमें क्यों याद किया है? प्रीति, मामा जी मेरी बात तो सुनिए। उधर से, हमेशा तेरी ही बात सुनी है, अंजलि से ज़्यादा तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने। प्रीति आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राजीव फ़ोन ले लेता और एक ज़ोरदार थप्पड़ प्रीति को दे मारता है। फ़ोन उससे छूट कर दूर गिर जाता है और कट जाता है। प्रीति के बेहिसाब से अब सब कुछ बाहर हो चुका था। प्रीति चिल्ला कर बोलती है, राजीव तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना कैसे बदल गए? राजीव हंसते हुए, पागल लड़की, मैं नहीं बदला, तू ही पागल थी जो तूने मुझ जैसे लड़के को सही समझा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतने दिन से जो मेरे साथ थे, हमारा प्यार था, वो सब क्या था? राजीव, अब भी ये सवाल? हद ही है। तू ही सोच, अगर वो सही होता तो क्या तू ऐसी होती? मुझे यहाँ नहीं रहना। राजीव गुस्से से, चुपचाप यहीं पड़ी रहे, नहीं तो। 14 फरवरी। एक अच्छे मौसम के साथ दिन की शुरुआत हुई थी। चारों तरफ रोमांटिक माहौल था और दिन भी तो आज वैलेंटाइन का था। सूरज की किरणें एक खूबसूरत कमरे में आ रही थी, जिसके बेड के सामने एक हैंडसम से लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। रंग साफ तो नहीं था, लेकिन होलिया ऐसा जिस पर कोई भी लड़की मर मिटे। राइट शोल्डर पे एक अजीब सा टैटू, अच्छी बड़ी और खूबसूरत आंखें। राम जी, विवान बाबा उठ जाइए, सुबह के 10 बज गए हैं। विवान नींद में भारी आवाज़, क्या काका, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। राम जी, बाबा आप ऐसे सोएंगे तो काम कैसे होगा? विवान, तो क्या आप यहाँ क्यों हैं? राम जी, बाबा उठिए, बहुत हुआ, रोज़ एक ही सवाल होता है आपको, तो उठाने वाली आनी चाहिए। विवान एकदम से उठकर बाथरूम की ओर चला जाता है। राम जी, ऐ ऊपर वाले, हमारे विवान बाबा की ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान को भेज दो जो इन्हें प्यार करवाना सिखा सके, खाली अकेलेपन से दूर कर सके। पूरा घर ही बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वीरान भी था। ऐसा मानो कोई कभी इस घर में खुश ही नहीं था। फिलहाल विवान तैयार होकर नीचे हॉल में आया। नैन्सी, विवान बाबा नाश्ता करिए, आइए। विवान, नहीं नैनी, बहुत देर हो गई है। नैन्सी, आपको तो हम कब से उठा रहे थे, पर आप ही। विवान, अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन सच में बहुत देर हो रही है कॉलेज के लिए। विवान अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। विवान के कोई मॉम डैड नहीं थे, लेकिन उसके पास पैसे काफ़ी थे। जो कोई भी नहीं जानता था कि
उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते, बस राम जी काका को छोड़ के। विवान बाइक सीधे कॉलेज में आकर रुकती है और पूरा कॉलेज रेड बलून्स और कार्ड से सजा हुआ होता है। विवान को देखते ही वेद, हे ब्रो, यार तू आज यहाँ कैसे आ गया? विवान, क्या मतलब है तेरा, और ये क्या हाल बना रखा है, कुछ है क्या आज? वेद, आज उसी का दिन है जिससे तुझे नफरत है। विवान, क्या बोल रहा है तू, सही सही बोलना। वेद, आज वैलेंटाइन है बेटा, तेरे दुश्मनों का दिन। इतना बोलते ही वेद हंसने लगता है। विवान ज़्यादा कोई भाव नहीं देता, सीधे बाइक वापस घुमा लेता और दिन भर वो इधर उधर ही घूमता रहता है। जब उसको भूख लगती है तो वो उसे याद आता है कि उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। वो पास के ही एक छोटे से होटल में चला जाता है। वो अपना फ़ोन निकालता है। विवान, हेलो वेद, कहाँ है तू? वेद, तू कहाँ है, सुबह से गायब है, राम काका का भी फ़ोन आया था। विवान, वो सब छोड़, मुझे भूख लगी थी तो मैं कोई रेस्टोरेंट में आया हूँ, लोकेशन शेयर करता हूँ, तू आजा। वेद, तुम हमेशा ऐसे अजीब से जगह क्यों जाते हो, रुक मैं आता हूँ। विवान, ठीक है। वो वहीं बैठ के देखने लगता है। ये छोटी सी जगह थी लेकिन क्राउड कुछ ज़्यादा ही था। विवान को ये कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके पास एक लड़की आते हुए अपनी धीमी सी आवाज़, साहब क्या लीजिएगा? विवान उसके और बिना देखे और फ़ोन में घुसे हुए, 2 स्टफ़ सैंडविच, 2 कोल्ड ड्रिंक और कुछ जो आज का स्पेशल हो वही ले आना। लड़की वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में वेद भी आ जाता है। वेद, यार तुझे ये जगह ही क्यों मिली थी? वेद, विवान नज़र उठाते हुए, यार अच्छी ही जगह तो होगी, देख नहीं रहा कितना क्राउड है? वेद, क्राउड? उधर देख। विवान नज़र घुमाता है। तकरीबन 20 साल की एक लड़की सबके ऑर्डर ले रही थी। विवान को कुछ समझ नहीं आता, तो क्या हुआ उसमें? वेद, भाई तू ना, ये लड़की ही इतनी सुंदर है कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर ये ना हो तो। विवान चुपचाप बस उस लड़की को देखने लगता है। पूरे रेस्टोरेंट में वो एक ही लड़की होती है। सारे आदमी उसे अपनी नज़रों से देख रहे होते हैं। वो जैसे जैसे ऑर्डर लेने जाती है उसे छूने की कोशिश किया करते। बहुत मुश्किल से वो ऑर्डर ले रही होती है। आंखें खूबसूरत थी लेकिन उसमें का पानी उसमें मोती जैसा लग रहा था। साफ रंग रूप सलीके से सलवार सूट पहना हुआ था। इतने देखने के बाद विवान फिर से अपने फ़ोन में लग जाता है। लड़की ऑर्डर लेकर आती, साहब आपका ऑर्डर। विवान अब भी उसे नज़र उठाकर नहीं देखता। जी थैंक यू। लड़की एक नज़र विवान को देखती है और हल्की मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों खाने लगते हैं और वहाँ से निकलने को होते हैं तभी अंदर से आवाज़ आती है, ओ प्रीति भाभी जी, ऑर्डर लेते लेते थक गई क्या? विवान रुकते हुए, वेद, क्या हुआ भाई, कुछ भूल गया क्या? विवान, नहीं चल। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रीति शाम तक वहीं काम करती है। रात को वो घर आकर सबके लिए खाना बनाती है। श्याम किचन में आकर उसे देखने लगता है। प्रीति, जीजा जी आप कुछ चाहिए क्या? श्याम अपने होठों को घुमाते हुए, चाहिए तो बहुत कुछ। प्रीति खुद को पीछे करते हुए, जीजा जी मैं कुछ समझी नहीं। श्याम उसके नज़दीक आने लगता है तभी वहाँ कल्याणी आ जाती है। श्याम खुद को ऐसे दिखाता है जैसे प्रीति उसके करीब आ रही थी। कल्याणी गुस्से भरे आवाज़ में गुस्से को बर्दाश्त करते हुए, ये क्या हो रहा है? प्रीति डरते हुए, दीदी बीच में ही। श्याम देखो ना, मैं यहाँ पानी पीने आया था और इसने ही मुझे अपने करीब खींचा। कल्याणी की आवाज़ से बाकी सब भी वहाँ आ गए थे। कल्याणी, अपने पति से मन भर गया है जो मेरे पति से। प्रीति आंसुओं के साथ, दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने इन्हें कुछ नहीं बोला। कल्याणी, तो क्या मेरा पति तेरे पास आएगा? शक्ल से थोड़ी अच्छी क्या है, खुद को बड़ी हीरोइन समझती है। प्रीति, नहीं दीदी ऐसा नहीं है। कल्याणी राजीव से, देख लो भैया, आपकी पत्नी कहीं और मुंह मार रही है, कहीं आप में ही तो।
इतना कहना ही था कि राजीव का गुस्सा भी प्रीति पर आ गिरा। वो उसके खींचते हुए कमरे में ले गया। प्रीति हिम्मत करते हुए, राजीव ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजीव ने प्रीति की एक बात भी नहीं सुनी। अपनी बेल्ट को निकालकर प्रीति को मारने लगा। प्रीति की दर्द भरी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। राजीव उसे मारता ही जा रहा था। राजीव, पति है हम तुम्हारे और मुंह कहीं और मार रही हो। प्रीति दर्द भरी आवाज़ से, राजीव हमने कुछ नहीं किया। राजीव, हम पास आते हैं तो बड़ी सीधी दिखती हो और बाहर ये सब। गुस्से में राजीव ने बेल्ट से में को साइड फेंका और खुद की शर्ट खोलने लगा। राजीव, रुको, अभी तुम्हारी गर्मी निकालता हूँ। लगभग आधे घंटे तक राजीव उसे मारता रहा। प्रीति को बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। उसकी आवाज़ उसके ही गले में रुक गई थी। बस उसकी आंखों में से एक सैलाब बहे जा रहा होता है। राजीव, उतर गई गर्मी या और उतारूं? प्रीति कुछ नहीं बोलने की हालत में थी। राजीव ने अपनी शर्ट पहनी और निकल गया। प्रीति बेहाल से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसका पूरे बदन पर बेल्ट के मारने के निशान हो चुके थे और ऊपर से अभी जो कुछ भी हुआ वो प्रीति के लिए और भी ज़्यादा बुरा था। प्रीति ने बेड की ही चादर से खुद को ढकते हुए सोचने लगती है, प्रीति, क्या अजीब बात है। लड़कियों का सपना होता है शादी के बाद सुंदर सी ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन न जाने क्यों मेरी ही पसंद एक पल में ऐसे कितनी बदल गई। जिसने मुझे हर पल साथ होने के बाद किया था, आज मैं ही उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सोचते ही सोचते वो वहीं सो जाती है। अब उसके उठने की ताकत नहीं होती है। मुझसे पूछे घर कहाँ, मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है। राहें सी जिनकी मंजिल ही नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। एक बनी हाथों से यूं बह गई, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह। कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहाँ। जो चुनी है मेरी थी रजा,
तरफ यूं